वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स चालू करेंगे। इससे पहले हमने पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पिछले लेक्चर में कर लिया है ना, तब उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करते हैं बच्चों। तो पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल है, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो लिखा गया है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस के दोनों सरफेस हैं वो इक्वी कॉन्वेक्स हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है 40 सेंटीमीटर, और बोला गया है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया गया आपको, और बोला गया है कि कैलकुलेट द पावर। तो कैलकुलेट इट्स पावर, तो इसका पावर हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों? तो ये यहाँ पर हम बना लेते हैं, ऐसे कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 हो जाएगा ना। और ये दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी कितनी है बच्चों? 40 सेंटीमीटर है ना। तो अब आपको निकालना है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर और पावर को रिलेट करने वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, जो कि हमने कल पढ़ा था, मतलब पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो पावर ऑफ लेंस कैन बी रिटन एज 1 by focal length and which can be written as refractive index of lens upon refractive index of surrounding minus 1 by r1 minus 1 by r2 है ना। अब बच्चों यहाँ पे देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस तो 1.5 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम कुछ नहीं दिया तो एयर ले लिया हमने। r1 तो r1 प्लस में है बच्चों, उस साइड है उसका सेंटर विच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। r2 बच्चों r2 ये वाला इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो माइनस 40 सेंटीमीटर है ना। साइन कन्वेंशन के साथ रखना है हर चीज, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो माइनस 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जैसे ये रखेंगे, लेकिन ये आप याद रखिएगा कि जब इनमें रखना है और पावर को डायोप्टर्स में निकालना है बच्चों, तो ये जो 40 सेंटीमीटर है, माइनस 40 सेंटीमीटर है, ये आपको मीटर्स में रखना पड़ेगा। या फिर पहले आप फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकाल लें, फिर उसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, फिर 1 by करें। तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट हम मीटर में लिख देते हैं। तो 40 सेंटीमीटर अगर आप लिखेंगे तो ये माइनस 0.4 मीटर हो जाएगा, है ना, और ये प्लस 0.4 मीटर हो जाएगा, है ना। तो अब आप अप्लाई कर दो इनको, तो देखो पावर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस 1.5 को 3/2 लिख लेते हैं बच्चों, माइनस 1 लिख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम तो 1 है ही, और ये 1 by r मीटर्स में लिख लेते हैं 0.4 मीटर, और माइनस माइनस प्लस r2 माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस 1 by 0.4 ये आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाइड बाई बच्चों 2 by 0.4 आ जाएगा, है ना। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 2 और 2 कैंसिल, तो दिस विल बिकम 1 by 0.4, और अगर आप इसको करोगे तो ये 10/4 हो जाएगा, और सॉल्व करोगे तो ये 2.5 डायोप्टर्स, है ना, कैपिटल डी में लिखते हैं। तो 2.5 डायोप्टर्स प्लस 2.5 डायोप्टर्स, ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको क्लियर होगा, वैसे भी सिंपल सा सवाल था। तो बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास है, इसमें 3 पार्ट है क्वेश्चन का। पहला पार्ट ये बोल रहा है कि फोकल लेंथ इतने मीटर है, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। बहुत ही आसान आंसर क्वेश्चन है ये तो। दूसरा पार्ट है इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, और उसकी फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो वो भी हम निकाल लेंगे बहुत आसानी से। और तीसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ इतना एयर में बच्चों, है ना, तो उसकी फोकल लेंथ वाटर में कितनी होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, आसान प्रॉब्लम है ये। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन तो बहुत ही आसान है, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो तो 1/f होता है बच्चों, और मैंने आपको बताया था कि अगर डायोप्टर्स में लेना है और f सेंटीमीटर में, ये मीटर में होता है तब 1/f यूज करते हैं, और डायरेक्टली अगर आपको सेंटीमीटर्स में दिया तो 100/f सेंटीमीटर्स में यूज कर लो, तो आंसर आपका डायोप्टर्स में आएगा। तो हम ऐसा ही कर लेते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ यहाँ मीटर पे दिया है तो 1/f डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। तो 1/f मीटर्स में, तो ये कितना है बच्चों 0.5 है ना, मतलब ये 10/5 हो जाएगा। तो दिस इज +2 डायोप्टर्स। तो फर्स्ट का आंसर तो आ गया +2 डायोप्टर्स, है ना बच्चों। तो सेकंड का आंसर निकालते हैं जल्दी से। तो ये R1 हो गया बच्चों, ये R2 हो गया, है ना। तो R1 आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर,
कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो ये इस तरीके से है, तो ये प्लस मान लेते हैं, ये माइनस मान लेते हैं। और R2 दिया है -15 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज आप पुट करोगे तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मिल जाएगा। वो फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं बच्चों, है ना। तो देखो यहाँ पे 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो कि दिया है इज इक्वल्स टू, बच्चों क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन सराउंडिंग मीडियम। तो सराउंडिंग मीडियम को 1 मान लो, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर वैल्यूज को अपन पुट कर लेते हैं। तो जब सारे वैल्यूज आप पुट करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/f को आप यहाँ पे 1/12 लिख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस तो हमें निकालना है, -1 है, और 1/R1 10 बच्चों, और माइनस माइनस प्लस 1/R2 15 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/12 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस -1 मल्टीप्लाइड बाई ये 1/6 बचेगा, है ना बच्चों। तो ये इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1.5 आएगा या 3/2। तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब थर्ड पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। तो थर्ड पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है एयर में, और आपको बताना है कि वाटर में क्या फोकल लेंथ होगी, है ना बच्चों। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज कर लेते हैं। तो पहले तो इन एयर लगा लेते हैं, इन एयर। तो एयर में आपका सराउंडिंग मीडियम 1 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, अब हम पता चल चुका है 1.5 है, तो ये 3/2 -1। तो यहाँ पर 1/R1 माइनस 1/R2, है ना बच्चों। ये जो लेंस है इसका आपको यहाँ पर वैल्यू दिया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जो है वो 3/2 है ना। और यहाँ पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिए, R1 R2। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं पता। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, और फोकल लेंथ एयर में कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो इसको 1/20 लिख सकते हो आप। इसको 1/2 लिख लोगे, और 1/R1 माइनस 1/R2। तो देखो बच्चों 2 और ये 20 कैंसिल, तो यहाँ से 1/R1 माइनस 1/R2, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/10। ठीक है, ये अपने पास सॉल्व हो गया। फिर हम देखो इन वाटर करते हैं, वाटर में ले गए ना, उसमें फोकल लेंथ निकालना। तो इन वाटर में सराउंडिंग मीडियम जो है वो 3/4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा बच्चों। क्यों हो जाएगा ये भी आपको पता है, वाटर में डुबा दिया ना तो सराउंडिंग मीडियम वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो गया। तो यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला लगेंगे, 1/f इन वाटर, फोकल लेंथ इन वाटर निकालना ना, तो यहाँ पे ये लिखेंगे, और ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस दैट इज 3/2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम दैट इज 4/3 -1, और यहाँ पे 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1 फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल्स टू, ये बच्चों 8/9 सॉरी 9/8 आ जाएगा। तो ये 1/9 1/8 लिख सकते हो आप, है ना, 9/8। तो -1 करोगे तो 1/8 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर इसकी वैल्यू देखो बच्चों, इस पूरे टर्म की वैल्यू आपका 1/10 है, तो 1/10 पुट कर दो, तो ये 1/80 आ जाएगा, है ना मेरे ख्याल से। और 1/80 है, फिर उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो फोकल लेंथ इन वाटर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। सब चीज सेंटीमीटर में चल रही थी ना, और अगर आपसे पावर पूछे तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो पावर भी आप निकाल सकते हो, है ना। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर होगा कि इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, उनको आप कर सकते हो। तो देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसमें क्या बोला गया है देखते हैं हम। अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज प्लेस्ड कोएक्सियली इन कांटेक्ट विद अनदर लेंस ऑफ अननोन फोकल लेंथ। मतलब एक लेंस है, उसको किसके साथ रखा गया है, दूसरे लेंस के साथ जिसकी फोकल लेंथ हमें पता नहीं है, लेकिन इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बिहेव्स लाइक एन डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो बिहेव करता है डाइवर्जिंग लेंस की तरह जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो आपको जो सेकंड लेंस यूज किया गया था उसका पावर और नेचर बताना है।
तो उसकी फोकल लेंथ निकाल लोगे तो पावर आ जाएगा और नेचर भी आपको पता चल जाएगा डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है। फोकल लेंथ का साइन देख के या पावर का साइन देख के आप बहुत आसानी से बता सकते हो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले जो जो डाटा दिया है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो आपको दिया है 50 सेंटीमीटर, लेकिन डाइवर्जिंग नेचर का इक्विवेलेंट है इसलिए माइनस के साथ लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना इक्विवेलेंट लेंस अगर डाइवर्जिंग नेचर का है तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, नेगेटिव आए तो डाइवर्जिंग नेचर का होता है। और उसके बाद फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ आपको दी है वो है +50 सेंटीमीटर, और आपको सेकंड लेंस का जो फोकल लेंथ कंबाइन किया है वो नहीं पता, वो निकालना पड़ेगा। तो आपका इसका साइन से नेचर आ जाएगा और पावर भी आ जाएगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मैंने आपको पढ़ाया, उसमें फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा था, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का कॉन्टेक्ट वाला है, इन कॉन्टेक्ट में तो 1/f1 प्लस 1/f2 कर लो। तो बच्चों 1/f2 निकालना है, तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/f1, ऐसे लिखेंगे 1/f माइनस 1/f1। तो यहाँ पे बच्चों वैल्यूज को पुट करो तो 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/f, तो 1/f तो बच्चों माइनस 1/50, 50 माइनस के साथ आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 1 प्लस में 50 लिखेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2/50, तो ये 25 आ जाएगा 1/25। तो इसका रेसिप्रोकल करो तो f2 आ गया -25। तो -25 सेंटीमीटर बता रहा है बच्चों कि क्या होगा, फोकल लेंथ माइनस सेंटीमीटर बता रहा है कि ये डाइवर्जिंग नेचर का है ना, माइनस साइन बता रहा है। और अगर हमें पावर निकालना है तो हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो मैंने आपको बताया था अगर सेंटीमीटर में है और पावर डायोप्टर्स में चाहिए तो 100 अपॉन फोकल लेंथ कर दो, f2 इन सेंटीमीटर्स। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम पावर निकालें तो दिस 100 अपॉन -25 विच विल बिकम -4 डायोप्टर्स। तो पावर जो है सेकंड लेंस का वो भी आ गया -4 डायोप्टर्स, और नेचर आपको पता चल गया, इट इज डाइवर्जिंग नेचर, इट हैज डाइवर्जिंग नेचर। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्लियर है कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। तो देखिए बच्चों ये आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें इस तरीके से 3 लेंस दिए हैं, तो आपको बताना है कि फाइनल पोजीशन ऑफ लेंस क्या होगा इन कॉम्बिनेशन की वजह से, फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा इन लेंसेज की वजह से। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मत लगा लेना आप, क्योंकि इनके बीच में गैप है, ये कांटेक्ट में नहीं है। देखो 5 सेंटी 10 सेंटीमीटर, तो कई बार इसको क्या करते हैं बच्चे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लगा कर, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल जाता है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पता होता है तो फाइनल इमेज की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। लेकिन वैसे करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में गैप है, ये कांटेक्ट में नहीं है। वैसा कर सकते हो लेकिन याद करो मैंने आपको बताया था जब वो कांटेक्ट में होते हैं और इनकी विड्थ जो होती है बच्चों वो नेग्लिजिबल होती है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वैसा नहीं कर सकते आप, है ना। तो फिर कैसे करेंगे इन सवालों को, तो उसको देखते हैं समझते हैं अपन, है ना। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे हम, जैसे वही रूल लगाएंगे अब कि इनको आप 3 अलग अलग लेंस मान लो, तो जो इसकी इमेज होगी फर्स्ट वाले की वो सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी, फिर सेकंड में आप फॉर्मूला लगाओगे तो सेकंड वाले का ऑब्जेक्ट जो होगा इमेज बनेगी वो थर्ड वाले के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से हमें इसको प्रोसीड करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं सबसे 1 बाई 1 करके। तो सबसे पहले आप लेंस 1 इसको लेंस 2 और इसको लेंस नंबर 3 मान, तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो 1 बाई 1 करके, तो सबसे पहले फॉर लेंस 1 है ना, फॉर L1, फॉर लेंस 1 के लिए सॉल्व करते हैं। तो लेंस 1 के लिए आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बच्चों वो -30 हो गया, क्योंकि इंसिडेंट रे तो ऐसे आएगी, तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस दिखाई दे रहा है हमें, तो इसकी फोकल लेंथ जो है f1 वो प्लस में ले सकते हैं हम, +10 सेंटीमीटर। तो v निकालना है बच्चों, इमेज तो इसको v1 बोल देते हैं ना, क्योंकि फाइनल इमेज तो होगी नहीं है, अभी और भी इमेजेस बनेंगी, है ना। तो v1 अपन बोल देते हैं। तो v1 निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमने सीखा है बच्चों, क्या, uf अपॉन u प्लस f, है ना। मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। तो ऐसे क्वेश्चन में जब बहुत सारी मल्टीपल पार्ट्स हैं इसमें, तो ये फॉर्मूला बड़ा उपयोगी साबित हो सकता है। तो u -30 f +10 अपॉन -30 +10, है ना बच्चों। तो ये 0 0 0 0 कॉमन आ जाएगा, और ये भाई कितना बचेगा, -2 और -30,
तो ये 15 आ जाएगा, तो V1 आ गया प्लस 15 सेंटीमीटर। V1 आ गया बच्चों प्लस 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये यहाँ से टकराने के बाद देखो ये 5 और ये 10, तो यहाँ कहीं बननी थी इमेज I1, है ना बच्चों। मतलब ये रे ऐसे जाती, ऐसे जाती, इमेज यहाँ बनती अगर ये दोनों लेंसेज नहीं होते, है ना, 15 सेंटीमीटर पर, लेकिन ये इससे टकरा गया, तो ये जो इमेज थी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो सोचो लेंस 2 से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, ये टोटल 15 सेंटीमीटर जहाँ पे इमेज बन रही थी, लेकिन इसका ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे ना बच्चों, तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो लेंस 2 के लिए ये दो दूरी हो गई, ऑब्जेक्ट के लिए I1 के लिए ये 10 सेंटीमीटर रह गई, इसलिए लेंस 2 के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बच्चों वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो फॉर लेंस 2 इसको सॉल्व करते हैं, तो आपका U जो है, अच्छा इसके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा है क्योंकि राइट साइड में, तो प्लस में लेंगे तो प्लस 10 सेंटीमीटर हो गया, और फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होगी क्योंकि कॉनकेव लेंस है, तो माइनस 10 सेंटीमीटर। कुछ नहीं दिया है तो सराउंडिंग मीडियम एयर है, और इसका मतलब वो डाइवर्जिंग नेचर का है, तो माइनस 10 सेंटीमीटर ले लो। और आपको V2 निकालना है, आप सेकंड मतलब इसके बाद कहाँ इमेज बनेगी वो देखना है, तो हम यहाँ पर निकाल देते हैं V2। तो V2 में फिर से बच्चों वही फॉर्मूला लगा देते हैं, UF अपॉन U प्लस F, तो U है 10, F है -10 डिवाइड बाई 10 -10, तो 10 -10 तो बच्चों 0 हो जाएगा, नीचे 0 हो गया, तो यानी कि V2 जो है वो कितना आ जाएगा भाई, देखो आप इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी का मतलब इसके बाद यहाँ से टकराने के बाद रे का क्या होगा, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, है ना बच्चों, इस तरीके से ऐसे। लेकिन यहाँ पे फिर ये डॉटेड लाइन है क्योंकि इन्फिनिटी पे रे आ रही है, लेकिन अब ये तीसरा रिफ्रैक्शन भी तो होगा यहाँ पर, तो फिर से अभी पोजीशन चेंज होगी, है ना बच्चों, तो ये पैरेलल टू एक्सिस हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको यहाँ पर ये बात भी क्लियर होगी। तो जो आपका अब ऑब्जेक्ट है तीसरे लेंस के लिए वो तो बच्चों इन्फिनिटी पे आ गया है, इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं जल्दी से लेंस 3 के लिए बच्चों, यहाँ पे भी डॉटेड लाइन बनाना इसके आगे, इसमें मैंने सॉलिड लाइन बना दी गलती से, डॉटेड लाइन होगा, है ना वहां पे। तो फॉर लेंस 3 फाइनल पोजीशन हमें निकालनी है, तो यहाँ पे U जो है वो प्लस इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी पे जाकर ऑब्जेक्ट बन रहा है, मतलब इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पर हो गया, और यहाँ पे फोकल लेंथ F3 जो है बच्चों वो 30 सेंटीमीटर है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो फिर बच्चों इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पे अगर हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो आप इसको मत लगाओ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। हम क्या करते हैं क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा ना, तो U को कॉमन लेना पड़ेगा, तो आप मेन फॉर्मूला लगा लो तो उसमें आपका वो नहीं होगा, उसमें रिजल्ट आसानी से आ जाएगा, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नहीं आता। तो ये 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f3 हम ऐसा कर लेंगे, तो यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1/v इज इक्वल टू 1/f3। तो बच्चों f3 तो कितना है 30 सेंटीमीटर, तो 1/30 हो जाएगा। अच्छा ये 0 हो गया तो 1/v इक्वल्स टू 30, 1/30 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू रेसिप्रोकल करो आप, तो ये 30 सेंटीमीटर आ गया, प्लस 30 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से जो आपकी फाइनल इमेज है वो यहाँ बनेगी v इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट, यानी कि यहाँ से टकराने के बाद रे ऐसे कन्वर्ज होगी और यहाँ से पास हो जाएगी इमेज से। तो इस तरीके से ये रे डायग्राम भी आप बना सकते हो। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर है, और फाइनल पोजीशन थर्ड लेंस से राइट की तरफ 30 सेंटीमीटर पे। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने कैसे ये क्वेश्चन किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये आपको क्वेश्चन दिया गया इस तरीके से, तो ये आपके पास दो लेंसेज कॉम्बिनेशन में है, उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर, तीनों रेडियस ऑफ कर्वेचर, तीनों कर्व सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया गया है। इस वाले का ये जो कॉन्वेक्स वाला आपको मीडियम दिख रहा है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, और इस वाले का कॉनकेव वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो आपको बोला गया कि इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालें और इक्विवेलेंट पावर निकालें, है ना। तो बच्चों मैंने आपको ऐसे केसेस के लिए भी निकालना सिखाया था कि आप इंडिविजुअल फोकल लेंथ निकाल लो, पहले इसकी फोकल लेंथ f1 निकाल लो, इसकी फोकल लेंथ अलग से f2 निकाल लो, और बाद में बच्चों
इनको इक्विवेलेंट पावर वाले में, कॉन्टेक्ट लेंस वाले में फॉर्मूले में रख दो, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकल आएगा, वो निकल आएगा तो इक्विवेलेंट पावर निकल आएगी, है ना। तो दोनों निकल आएगी। तो देखें कैसे निकालेंगे। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताया था कि जब आप फोकल लेंथ निकालेंगे तो सराउंडिंग मीडियम क्या लेंगे, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर होगा। आपको ये लेंस का सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं देखना है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सराउंडिंग मीडियम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो मतलब एयर है, तो आपको सराउंडिंग मीडियम दोनों का लेंस, दोनों लेंस के फोकल लेंथ निकालते समय आपको एयर ही मानना है ना। तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, तो इस बात का ध्यान रखना। नहीं तो आप सोचो सर इसके बाजू में ये लेंस है तो ये क्यों नहीं यूज करेंगे, ये नहीं यूज करेंगे, जहां पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर होता है वो यूज करते हैं ना। अब इसका F1 निकालें, तो 1/F1 का डायरेक्ट फॉर्म लगा लो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। अच्छा, F1 के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है वो 2 है, डिवाइड बाई सराउंडिंग मीडियम, तो वो तो 1 है, क्योंकि उसके लिए तो एयर ही है जहां पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर है। -1 1/R1, तो देखो बच्चों इसका सेंटर इधर है तो पॉजिटिव होगा R1 मतलब 20, और माइनस इसका जो R2 है नेगेटिव है, इसका सेंटर इस साइड होगा, तो माइनस माइनस प्लस 1/20। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो बच्चों ये 2 - 1, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, 1/F1, और यहाँ पे ये करोगे तो ये 2/20 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 1/10। तो आपका F1 आ गया बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो हमारी फोकल लेंथ आ गई, रेसिप्रोकल कर दिया हमने 10 सेंटीमीटर। फिर वैसे ही आप F2 निकाल सकते हो, सेकेंड लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी फोकल लेंथ। तो फॉर्मूला आप लगा लो वो वाला 1/F2 जो अभी अपन ने लगाया। तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस वो 1.5 है, मतलब 3/2 है, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग 1 लिखने की जरूरत है नहीं, -1 मल्टीप्लाइड बाई इसका जो रेडियस है ये इधर है तो नेगेटिव होगा, तो R1 इसका माइनस हो गया 1/20, और इसका सेंटर इधर होगा तो ये -1/R2 वो भी -20। तो देखो बच्चों ये आ जाएगा 3 - 2, तो ये 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये -2/20 आ जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/F2 हो जाएगा। तो ये -1/20 आया तो F2 आ गया -20, तो -20 सेंटीमीटर। अब हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है, तो भाई निकाल लो। फोकल लेंथ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला आप जानते हो बच्चों, 1/F इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2, कॉन्टेक्ट में ना लेंस, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 1/F1, तो 1/10 माइनस, पहले ही लिख दिया मैंने, -20 लिखेंगे तो यहाँ पे 20 बन जाएगा, -12 आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करो, तो बच्चों इसका एलसीएम 20 आएगा, ये 2 आएगा, ये -1 आएगा, दिस इज 1/F इक्विवेलेंट। इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/20 आ जाएगा, तो F इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों, 20 सेंटीमीटर। तो जो इक्विवेलेंट लेंस है वो आपका कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, है ना। जो फोकल लेंथ है +20 सेंटीमीटर। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकाल दिया। अब इसी को आप पावर निकालना है तो इक्विवेलेंट पावर निकाल लो, वो 1 इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता है अगर मीटर में होता, और अगर सेंटीमीटर है और डायोप्टर्स में लेना है तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ सेंटीमीटर में रख दो, तो 100 बाई कर दो, है ना बच्चों। तो ये 100/20 सेंटीमीटर में रख दिया, तो ये आ जाएगा कितना बच्चों, +5 डायोप्टर्स, और कन्वर्जिंग लेंस है इसलिए आंसर प्लस में आना चाहिए था। तो इक्विवेलेंट जो आपका पावर है वो +5 डायोप्टर्स इज द आंसर, और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ +20 सेंटीमीटर। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है ना। सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखिएगा कि ए ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर वाला मीडियम होता है ना, और वो सेम होना चाहिए, तभी ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला लग पाएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला से जो आया था। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए कि इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर इस तरीके से ये ग्लास का है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 था, यहाँ पे नीचे फ्लैट सरफेस में जो पोर्शन है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और ऊपर वाटर भर दिया है बच्चों, ये कॉनकेव जो सरफेस था इसके ऊपर वाटर भर दिया है, तो इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। आपको इस पूरे लेंस के इक्विवेलेंट पावर की बात की जा रही है, और सराउंडिंग मीडियम ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर कुछ नहीं दिया है, तो सराउंडिंग मीडियम आप कितना मान लो, एयर, तो उसकी वैल्यू आप 1 मान लो। अब वही काम करना जो हमने पहले किया है। अब यहाँ पर एक्चुअली में 3 लेंस हो चुके हैं, एक ये, और ये देखो आपका ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, नीचे वाला भी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ना, और बीच में कॉनकेव है।
तो उसके लिए आप फोकल लेंथ निकाल लें और 1 बाई 1 करके फिर उसके बाद उसका इक्विवेलेंट निकाल लें। ये जो वाटर का जो लेंस बन रहा है इसकी फोकल लेंथ f1 मान लें, बीच वाले की f2 मान लें और नीचे वाले की f3 ना मान लें। तो इन तीनों को अगर हम निकाल लें तो इक्विवेलेंट निकल आएगा, क्योंकि कांटेक्ट में ही है ये सब, है ना बच्चों। तो इस टाइप से भी बहुत सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपका 1/f1 निकालते हैं, वाटर का जो लेंस बन रहा है उसका फोकल लेंथ। तो 1/f1 क्या लिखेंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का 4/3 है, जो वाटर नुमा लेंस है। तो 4/3, सराउंडिंग मीडियम 1 है तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, -1, 1/r1। तो देखो बच्चों इसका जो रेडियस है, ये तो पहला सरफेस जो है इसका फ्लैट है। तो फ्लैट सरफेस है तो इसका r1 जो है बच्चों वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो 1/∞ -r2। और r2 बच्चों देखो हमने क्या किया है, r1 इसको लिया, मतलब ऐसी इंसिडेंट रे आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ, है ना, हम ये मान के चल रहे हैं। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये तो ऊपर की तरफ है इसका सेंटर, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/r, वो 20 सेंटीमीटर दिया है ना। आई होप मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ सॉल्व, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसके बाद फिर ये आपका 1/f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये तो हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/∞ तो 0 हो जाएगी, और ये 1/20, तो दिस विल बिकम 1/60। तो 1/f1 की वैल्यू आ गई बच्चों 1/60। तो एक काम हमारा हो गया। अब हम सेकंड वाले को देखें, तो सेकंड वाले को देखो बच्चों इस तरीके से स्ट्रक्चर है। सेकंड वाले का ये भी 20 है और ये भी 20 है, ऐसी रे आ रही है मान लो। तो दिस इज 20 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका फोकल लेंथ f2 है, तो 1/f2 हमें निकालना है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना है बच्चों, 2 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, तो वो एयर ही है तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, -1। अच्छा 1 तो इसका नेगेटिव है ये, तो -20 सेंटीमीटर, तो 1/-20 सेंटीमीटर होगा। और बच्चों इसका जो सेंटर है इसी साइड होगा, तो प्लस में लिखेंगे, तो -1/r2 विच इज ऑल्सो -1/20। तो 1/f2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये तो 2 - 1 1 आ गया, इसको लिखने की जरूरत है नहीं, ये -2/20 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू -1/10। तो 1/f2 की वैल्यू आ गई बच्चों -1/10। अब हम थर्ड लेंस के लिए निकालते हैं। ये है आपका थर्ड लेंस, जो ये प्लेनो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है, सॉरी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। उसके लिए अगर हम निकालें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/f3 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस 3/2, सराउंडिंग मीडियम वही है, -1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसका ऊपर वाला देखो बच्चों, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। तो अगर रे ऐसे आ रही है तो इसका सेंटर इसी साइड है, तो प्लस लेंगे 1/20, और ये फ्लैट है तो -1/∞। फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो बच्चों यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो 1/f3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1/2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई 1/20, तो ये हो जाएगा 1/40। तो 1/3 f3 की वैल्यू आ गई बच्चों 1/40। अब हमें इक्विवेलेंट पावर चाहिए, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, और इन तीनों की वैल्यू है हमारे पास। 1/f1 की वैल्यू देखो बच्चों 1/60 है, प्लस 1/f2 की वैल्यू देखो -1/10 है, तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, -1/10, और प्लस यहाँ पे 1/40 है। अब इसका आप एलसीएम वगैरह ले लो, एलसीएम लोगे तो मेरे ख्याल से 120 आएगा एलसीएम, और फिर सॉल्व करो इसको आप। तो बच्चों आई थिंक ये आपका -7/120 आएगा। ये तो 1/f इक्विवेलेंट है, हमें तो f इक्विवेलेंट चाहिए। तो f इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी बच्चों कितना, 120/7 माइनस साइन के साथ, और ये सारा डाटा सेंटीमीटर्स में आएगा, है ना। तो ये बात याद रखना। तो आपका f इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। अगर एक बार f इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है बच्चों और माइनस है, तो बताओ ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कैसा बिहेव कर रहा है बच्चों, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन डाइवर्जिंग लेंस की तरफ बिहेव कर रहा है, ये हमने सीखा है। और अगर आपको इक्विवेलेंट पावर चाहिए, तो क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर्स में है सारे डाटास, तो आपको डायोप्टर्स में आंसर चाहिए, तो 100/10
सेंटीमीटर में फोकल लेंथ रख दो, तो ये -120/7। तो बच्चों 1010 तो कट गया और ये भी कट जाएगा, तो ये बचेगा 5 और ये बचेगा बच्चों 6। 2 से काट दोगे ना, तो 5 7 35 बाई माइनस साइन के साथ है ना, -35 डिवाइड बाई नीचे बचेगा बच्चों 6, तो -35/6 डायोप्टर्स। तो ये आपका इक्विवेलेंट पावर का आंसर है। तो यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ। तो आपका इक्विवेलेंट पावर कितना है बच्चों, फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो चाहो तो, -35/6 डायोप्टर्स। दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए, वाटर फिल कर दिया जाए या कोई लिक्विड फिल कर दिया जाए, तो आप बहुत आसानी से, कभी कभी यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से सवाल देते हैं और वो लिक्विड फिल कर देते हैं और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो आपको दिक्कत नहीं है, आप F1 F2 निकाल लें, मतलब F2 F3 निकाल लेंगे, F1 निकालना होगा तो इसको इससे माइनस कर दें तो F1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर F1 वाले फॉर्मूले रख दें तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड भी आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है और आप लोग जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आसानी से सॉल्व करना। इसको चाहो तो आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन हम करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस विथ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मैग्नीट्यूड r ईच, है ना। तो एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, देखो ये डायग्राम में भी दिया हुआ है, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये दोनों इक्वल हैं और एक साइड का r है, तो दोनों साइड का r हो गया, है ना। फिर इस पुट ओवर अ लिक्विड लेयर, तो ये जो लिक्विड है ना बच्चों, ये डॉटेड लाइन में दिख रहा है, तो ये लिक्विड लेयर के ऊपर रख दिया गया है ना। पोर्ड ऑन अ टॉप ऑफ प्लेन मिरर, और नीचे प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के ऊपर लिक्विड रखा गया है और लिक्विड के बाद ये आपका मिरर लेंस रख दिया। तो आपको पता है इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, डायग्राम बना हुआ है, साथ में उसको देखते जाएं। तो टॉप ऑफ अ प्लेन मिरर, है ना। फिर ये बोला गया कि स्मॉल निडल विथ इट्स टिप ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक स्मॉल निडल आई जिसकी टिप प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इस लेंस का, और इज मूव्ड अलोंग द एक्सिस, तो इसको एक्सिस के अलोंग मूव किया जा रहा है ना, until the its inverted real image coincide with it। तो इसी की जो रियल इमेज है वो इसके साथ जब तक कॉन्साइड नहीं कर जाएगा तब तक हमने इसको मूव किया, और जब ये कॉन्साइड कर गई और फिर हमने डिस्टेंस नापी, तो डिस्टेंस ऑफ निडल फ्रॉम द लेंस, तो लेंस से जो निडल की डिस्टेंस है बच्चों वो ए आई, है ना। तो डिस्टेंस ऑफ निडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर टू बी ए, तो वो ए आई। अब देखो बच्चों ऐसा कैसे होगा, आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो लेंस का कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक तो ये लिक्विड लेयर वाला लेंस है ना, ये हमें समझ में आता है, देखो ये इस तरीके से, तो ये प्लेनो कॉनकेव टाइप का लेंस बन रहा है, नीचे फिर प्लेन मिरर है और ऊपर आपका कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जैसी स्थिति है, तो कंबाइंड लेंस होगा, हो सकता है ये कन्वर्जिंग लेंस जैसा बिहेव कर रहा हो। तो इस निडल को जब आप यहाँ रखोगे ऑब्जेक्ट को, तो इसकी इमेज ये यहाँ कहीं बनाएगा इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ये इमेज बनाएगा यहाँ पे अगर आप निडल रखोगे। लेकिन हुआ क्या कि ये यहाँ पे बनती, तो इससे जो रेज होती बच्चों वो कैसी जाती, ऐसे रिफ्रैक्ट होके ऐसे जाती रेज। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने पर रिफ्रैक्शन होता, लेकिन बीच में कौन आ गया इस कंबाइंड लेंस के बाद, मिरर। तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना बच्चों, ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा और रिफ्लेक्ट करके इसकी इमेज कहाँ पे बना देगा बच्चों, ऊपर। मतलब इस मिरर के लिए ये वर्चुअल इमेज हो जाएगी ना, जो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बना रहा होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस रियल इमेज कहाँ बनाएगा, दूसरी साइड। अगर ऊपर ऑब्जेक्ट है तो नीचे बनाना था, बट नीचे इमेज बनाने के लिए रेस को यहाँ से आना था, बट बीच में मिल गया प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज है, इसकी रियल इमेज थी, वो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेस जो है वो कन्वर्जिंग होंगी। तो उसके बाद फिर ये वापस इसकी इमेज कहाँ फॉर्म कर देगा। तो आपको याद है प्लेन मिरर क्या करता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना देता है। तो ये जितनी दूरी पे बनी है उतनी दूरी पे ये इमेज बना देगा। अब इस तरीके से आपने डिस्टेंस को सेटअप किया है ताकि ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो इमेज है, जो यहाँ बननी थी रियल, बट प्लेन मिरर ने उधर बना दी रियल इमेज, ये दोनों कॉन्साइड कर दे, है ना। तो आपको शायद फंडा समझ में आ रहा होगा कि इसी साइड कैसे बन गई रियल इमेज, है ना, वो प्लेन मिरर की वजह से हो गया ऐसा। तो आपको ये बोला गया कि जब रियल इमेज और ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कॉन्साइड कर जाएंगे, तब हमने ये डिस्टेंस नापा लेंस से,
तो ये ए वैल्यू आई, ए वैल्यू। फिर हमने क्या किया कि इस लिक्विड को हटा दिया गया, ये बोला गया ऑन रिमूविंग द लिक्विड लेयर रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट, और फिर से वही एक्सपेरिमेंट को पूरा रिपीट किया, इसको मूव कराया निडल को। तो जो अब डिस्टेंस आई जब कॉन्साइड कर गए दोनों, इज फाउंड टू बी बी। तो ऑन रिमूविंग द लिक्विड लेयर एंड रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस इज टू बी फाउंड टू बी बी। फिर आपसे ये बोला गया है क्वेश्चन में कि गिवन दैट द टू वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस दैट इज ए एंड बी measured represents the focal length। तो वो आपका फोकल लेंथ बता रहा है लेंस का, जो ए और बी आपने मीजर किया है इन द टू केसेस। मतलब जब लिक्विड के साथ मीजर किया था तो ए फोकल लेंथ इस कंबाइंड लेंस की, और जब आपने किसके साथ रिमूविंग लिक्विड तो सिर्फ लेंस बचा, तो लेंस की जो फोकल लेंथ है केवल कॉन्वेक्स लेंस की वो बी हो गई, क्योंकि डिस्टेंसेस फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो केसेस में, ये वो बोल रहा है क्वेश्चन में, है ना। ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो आपको इस लिक्विड का जो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको बताना है, कैलकुलेट करना है। तो अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे जल्दी से देखें। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आ गया कि जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड कॉन्वेक्स लेंस एंड वाटर लेंस, वाटर लिख दिया मैंने, सॉरी, लिक्विड लेंस है ना, यहाँ पे लिक्विड है ना कोई, तो लिक्विड लेंस, जो लिक्विड के कारण जो लेंस बना है और कॉन्वेक्स लेंस है उनका कॉम्बिनेशन, क्योंकि पहले कॉम्बिनेशन में दिखाया गया था, तो उसकी जो फोकल लेंथ है इसकी कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ वो एफ, वो आपको ए दिया गया है ना। वही बताया ना, पहले केस में तो दोनों थे, तो दोनों का कंबाइंड फोकल लेंथ की तरह बिहेव करेगा, कंबाइंड लेंस की तरह, तो उसकी जो फोकल लेंथ हो गई वो डिस्टेंस मीजर्ड है, और डिस्टेंस मीजर्ड ए है, तो फोकल लेंथ कंबाइंड लेंस की आपकी ए हो गई। फिर आपने इस लिक्विड को हटा दिया तो बचा सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों आप फोकल लेंथ ऑफ ओनली कॉन्वेक्स लेंस, है ना। अब लिक्विड हटा दिया गया है, तो ये जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस का, इसको f1 मान लेते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ f1, और जो ये वाटर लेंस था इसका फोकल लेंथ f2 मान लेते हैं। तो ये आपको b मिल गया, क्योंकि उसके बाद जो डिस्टेंस मेजर की है वो सेकंड केस में, मतलब सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के प्रेजेंस में फोकल लेंथ है, तो वो आपकी b हो गई बच्चों, है ना। अब यहाँ से आप जो लिक्विड का लेंस का फोकल लेंथ है f2 वो आप निकाल सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि दो लेंसेस कांटेक्ट में और उनका कंबाइंड लेंस क्या होता है, कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होता है वो हमें पता है। तो यूजिंग द रिलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन 1 by f इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 by f1 प्लस 1 by f2, और f2 क्या है बच्चों, फोकल लेंथ ऑफ वाटर लेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो आप 1 by f2 लिखेंगे तो 1 by f2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 by f माइनस 1 by f1। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करो, 1 by f जो है वो 1 by a है, माइनस 1 by f1 जो है वो b है, तो 1 by f2 जो है बच्चों वो आ जाएगा b माइनस a अपॉन ए बी। एलसीएम लोगे तो f2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो f2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी ए बी अपॉन ए माइनस सॉरी बी माइनस ए। तो देखो बच्चों आपको लिक्विड लेंस का फोकल लेंथ मिल गया, और जब आपको एक बार लिक्विड लेंस का फोकल लेंथ मिल गया तो आप लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दो जो आपने सीखा है भाई। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है भाई कि 1 by f इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल्स टू सॉरी माइनस 1 by r1 माइनस 1 by r2। तो यहाँ पे देखो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मतलब लिक्विड लेंस का निकाल रहे हैं ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस म्यू के बराबर हो गया, सराउंडिंग मीडियम कुछ नहीं दी गया है तो एरिया मान सकते हो, मतलब एयर मान सकते हो, जो कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसको आप 1 ले लोगे। यहाँ पे r1 देखो बच्चों, यहाँ से इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है नीचे की तरफ, तो r1 ये वाला सरफेस हो जाएगा, तो इसका सेंटर पीछे की तरफ है तो r1 माइनस r हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो r है, तो इसका सेंटर ऊपर की तरफ है, तो आप इसको माइनस r लिखोगे। और r2 की वैल्यू कितनी लिख लोगे बच्चों, ये प्लेन सरफेस है, सेकंड जो सरफेस है ये जो लेंस बना रहा है लिक्विड वाला ये प्लेन सरफेस, और प्लेन सरफेस का आपको पता है कि भाई क्या होता है, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है ना। अब ये सारी वैल्यूज आप ऊपर पुट करो तो आपको म्यू मिल जाएगा, तो 1 by f, अब यहाँ पे 1 by f की जगह यहाँ पे 1 by f2 लिखना चाहिए ना, तो f2 आप रखोगे तो इसका रेसिप्रोकल 1 by f2 की वैल्यू ये है b माइनस ए अपॉन ए बी, वो हम लिख लेते हैं इक्वल्स टू,
फिर बच्चों आप क्या करोगे, यहाँ पर सराउंडिंग तो 1 है और म्यू एल म्यू है, तो म्यू माइनस 1 हो जाएगा, और ये 1/r1, तो माइनस लिखना पड़ेगा 1/r क्योंकि ये माइनस में है, और माइनस 1/∞, तो ये बच्चों 0 हो जाएगा। अब इसको आप फिर से सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से देखो बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो ये माइनस 1/r बचेगा, इसको एक काम करते हैं हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो दिस इज म्यू माइनस 1, और माइनस r यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो ये माइनस r b माइनस a डिवाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b, है ना बच्चों। सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आ जाएगा आपका। उसके बाद फिर क्या करना है कि म्यू चाहिए था हमें, तो 1 को उधर ले जा, तो म्यू बच्चों 1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसको भी प्लस कर लेते हैं, माइनस को अंदर ले जाओ तो ये a माइनस बी हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई r अपॉन a मल्टीप्लाइड बाई b, तो दिस इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम। ये रिलेशन आ गया आपका। किसका रिलेशन मिल गया बच्चों आपको, इसकी वैल्यू मिल गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कैसे हमने किया है ना। तो इसको जल्दी जल्दी से अच्छे से देखकर नोट कर लें, है ना। तो इस टाइप के भी सवाल पूछे जा सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। देखिए बच्चों अब नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो हम अभी तक जो हम फोकल लेंथ निकाल रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, वो बच्चों तब था जब दोनों कांटेक्ट में थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि दो लेंसेज को सेपरेट करके रखेंगे, थोड़े दूर में रखेंगे, और फिर उनका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, कंबाइंड जो इक्विवेलेंट लेंस बन सकता है और उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम अब सीखेंगे। तो अब कांटेक्ट में नहीं होंगे बच्चों, कुछ डिस्टेंस से वो सेपरेटेड हैं, तो इनको हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों लेंस हम डेवलप कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो ये एक लेंस है, अभी तो हम दोनों कॉन्वेक्स लेंस से प्रूफ कर लेते हैं, बाद में फिर आप चाहो तो जब कॉनकेव लेंस होगा तो वहां पे आप माइनस साइन रख लेना, है ना, तो कोई दिक्कत है नहीं। और ये दोनों की कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक। तो बच्चों इस तरीके से है। और मान लीजिए कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, अब इसकी जो फोकल लेंथ है वो यहाँ मान लेते हैं, मतलब ये जो फोकल लेंथ है ये लेंस 1 है, तो लेंस 1 की जो फोकस है वो f1 इधर है। तो बच्चों यहाँ पर ये एजम्पशन ले रहे हैं हम कि जब ये फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं तो जो इनके बीच का सेपरेशन है दोनों लेंस का वो f1 से छोटा है, और इन दोनों लेंस का L1 और L2 के बीच में जो गैप है बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है, ये दूसरी चीज है ना। तो यहाँ पे दो लेंस है L1 और L2, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन लेट सपोज स्मॉल डी है, स्मॉल डी है ना, इसको हम स्मॉल डी मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और ये मान लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है, तो होगा क्या बच्चों, इन्फिनिटी से तो आपको पता है कि कैसी रेज आती है बच्चों, पैरेलल। तो ये पैरेलल रेज आई, जब ये पैरेलल रेज आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये बच्चों कहाँ से पास होगी, f1 से। तो हम इसको f1 से पास कराएंगे ऐसे। अगर ये लेंस नहीं होता तो ये जो रे है बच्चों ये कहाँ जाती, f1 से पास होती, लेकिन क्योंकि ये रे इससे टकरा गई तो इसका भी कोई फोकस होगा बच्चों, उसको हम f मान लेते हैं। तो ये फाइनली कहाँ से पास हो जाएगा बच्चों, f से। अच्छा मैंने f से क्यों करा दिया, क्योंकि ये रे पैरेलल तो है नहीं। तो एक्चुअली में बच्चों एक और अजम्पशन हम यहाँ पे मान रहे हैं कि जो ये आप कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई ऐसे लेंस होता है, तो वो लेंस जो है इस तरीके से आपका ऑप्टिकल सेंटर, और ये रे ऐसे आती है, तो आपको पता है कि वो फोकस से पास होती है इस तरीके से। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा आता है, मैंने आपको पावर ऑफ लेंस में बताया था। और इस पावर ऑफ लेंस को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, अगर ये हाइट h है और ये फोकल लेंथ f है, तो आप ये डेल्टा है तो ये एंगल डेल्टा होता है, तो यहाँ से tan डेल्टा लिख लेते थे ना आप बच्चों, tan डेल्टा इज इक्वल्स टू h अपॉन f। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब हम पावर ऑफ लेंस डिफाइन कर रहे थे तो ये जो tan डेल्टा है, मतलब ये जो भी लेंस हम पढ़ते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ कि पैरेक्सियल रेज होते हैं, ज्यादातर कहाँ के लिए पढ़ते हैं बच्चों, पैरेक्सियल रेज के लिए, है ना। तो इनका अपर्चर बहुत छोटा होता है, छोटे छोटे लेंस होते हैं। तो फॉर पैरेक्सियल रेज, इफ रेज आर पैरेक्सियल, ये हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं। तो इफ रेज आर पैरेक्सियल, अगर पैरेक्सियल रेज है, पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ये अजम्पशन लेते हुए चला है, तभी हर फॉर्मूला डेराइव हुआ है।
तो यहाँ पे भी वही मान के चल रहे हैं। तो अगर रेस पैरेक्सियल है तो जो डेल्टा है ना बच्चों ये बहुत स्मॉल होगा, जितने पास होगा ये डेल्टा उतना कम होता जाएगा, है ना। जैसे यहाँ होगा तो ये डेल्टा और कम हो जाएगा। तो रेस अगर पैरेक्सियल है तो डेल्टा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो डेल्टा जो है बच्चों ये बहुत ज्यादा स्मॉल है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। और अगर स्मॉल है तो टेन डेल्टा कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज डेल्टा। आपने स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन पढ़ा होगा, विच इज हाइट अपॉन फोकल लेंथ। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब अगर बच्चों डेल्टा बहुत छोटा है, यहाँ पे जैसे जब ये रे ऐसे जाना था बट ये इसमें डेविएशन हो गया F1 से, तो ये जो डेल्टा है बच्चों इसको एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1 बोल देते हैं। पहले लेंस से जो डेल्टा है वो डेल्टा 1 है, और जो दूसरे लेंस से आपका डेल्टा है बच्चों वो डेल्टा 2 बोल देते हैं, डेल्टा 2 है ना, एंगल ऑफ डेविएशन 2। लेकिन ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 पैरेक्सियल रेस के लिए है ना, रेज आर पैरेक्सियल। तो ये एंगल बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। तो इसको अभी भी लगभग हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मान सकते हैं। मतलब ये मुड़ जरूर गया है लेकिन इसको अप्रोक्सीमेटली हम, क्योंकि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 बहुत छोटे हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, रेस को लगभग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मान सकते हैं। इसलिए जब यहां से टकराया तो मैंने इसको सेकंड लेंस के फोकस से पास करा दिया। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात कि क्या कहना चाह रहे हैं ना। तो ये जो दूरी है सेकंड फोकस से, ये फोकल लेंथ F2 है, और ये लेंस फर्स्ट से जो F1 की दूरी है बच्चों ये आपकी फोकल लेंथ 1 है। ठीक है, फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ। तो आई होप आपको क्लियर होगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे पास करा दिया, क्योंकि ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 आर वेरी वेरी स्मॉल। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि भाई जब हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं तो रेज आर पैरेक्सियल, रेज आर पैरेक्सियल, और अगर रेस पैरेक्सियल हैं तो आप बोल सकते हो डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 आर वेरी वेरी स्मॉल। दोनों डेल्टा बहुत स्मॉल है। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो बच्चों, कॉन्सेप्ट कि 10 डेल्टा डेविएशन किसी भी लेंस से हो तो हाइट, जिस हाइट पे रे आई है डिवाइड बाई फोकल लेंथ, तो डेल्टा को आप h/f बहुत आसानी से लिख सकते हैं ना। तो इस कंसेप्ट का अब हम यहाँ पे यूज करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालते हैं। इन दोनों का अगर हमें एक लेंस से रिप्रेजेंट करना हो तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, तो उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखिए बच्चों, तो ये इस तरीके से ये लेंस के दोनों के बीच का सेपरेशन d है। अब ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, ये फोकल लेंथ F1, ये फोकल लेंथ F2। अब यहाँ पे जब हम ड्राइव करेंगे बच्चों तो यहाँ पे डेल्टा 1 क्या लिखेंगे, डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप A मान लो बच्चों, और इसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर इसका B मान लो। तो AB जो है ये हाइट H1 मान लो। मतलब पहले लेंस में जब रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई तो H1 हाइट पे आई, और इसकी फोकल लेंथ F1 है, F1 है पहले लेंस की। तो आप डेल्टा 1 को बहुत आसानी से H1 अपॉन F1 लिख सकते हो। H अपॉन F वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, वो 10 डेल्टा है लेकिन डेल्टा के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दिया, तो इसको H1 अपॉन F1 मिल गया। अब जब यहाँ से ये टकराई बच्चों तो ये थोड़ा सा नीचे टकराई होगी, तो ये वाला जो होगा हाइट वो H2 मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट C है, और इसका ऑप्टिकल सेंटर आप D मान लो। तो ये हमने D मान लिया। तो इसमें भी डेल्टा 2 जो हुआ है डेविएशन, डेल्टा 2 सेकंड लेंस से, उसको भी क्या ले सकते हैं, हाइट ऑफ ये जो लगभग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि डेल्टा 1 बहुत कम है, तो हाइट H2 अपॉन इसकी फोकल लेंथ F2। तो ये हाइट H2 अपॉन F2 हो गया बच्चों, है ना। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब आप एक बात बताओ, जो इक्विवेलेंट लेंस होगा उसका एक नेट डेल्टा होगा, तो नेट डेविएशन कितना हुआ, देखो ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज, तो नेट जो डेल्टा है उसको हम डेल्टा बोल रहे हैं। तो नेट डेविएशन बच्चों, है ना, नेट डेविएशन कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, क्योंकि दोनों एक ही में डेविएट कर रहे हैं ना, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होगा। और ये जो नेट डेविएशन है ये ड्यू टू इक्विवेलेंट लेंस होगा। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा इज द नेट डेविएशन, नेट डेविएशन ड्यू टू इक्विवेलेंट लेंस, ड्यू टू इक्विवेलेंट लेंस, इक्विवेलेंट लेंस, है ना बच्चों। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो अगर आपको डेल्टा लिखना है, केवल डेल्टा, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इक्विवेलेंट लेंस बना लेते हैं। अब उसकी पोजीशन कहीं यहाँ इन दोनों के बीच में हम बना लेते हैं। मान लीजिए ये इन दोनों को रिप्लेस अगर हमें करना है, तो ये रेड कलर वाला जो लेंस है ये अपना इक्विवेलेंट लेंस है। तो बच्चों ये ऐसे बाहर जा रहा था और ये फाइनल रे है, ये फाइनल रे है। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे इस तरीके से तो ये नेट डेविएशन है डेल्टा। अब देखो बच्चों ये जो हाइट है
ये तो H1 ही है, और इसकी जो फोकल लेंथ होगी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, उसको हम F मान लेते हैं। तो आप डेल्टा को क्या लिख सकते हो, डेल्टा इज द डेविएशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रे आ रही थी इसके, वो तो H1 हाइट की आ रही है, जो पहले लेंस में आई थी, उसी को तो हाइट को मानेंगे हम इस पे आती हुई, तो H1 ही है। और इसकी जो फोकल इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो F मान लो, तो हम डेल्टा को लिख सकते हैं बच्चों H/F, H1/F, है ना, H1/F। तो ये हमने सारी वैल्यूज निकाल ली है। अब इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, ये जो आपकी मेन इक्वेशन है इसमें आप पुट कर दो। तो इसमें जब आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों H1/F इज इक्वल्स टू डेल्टा 1, तो H1/F1 और प्लस डेल्टा 2 इज H2/F2, है ना बच्चों। तो ये आपकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिलेगा यहाँ से। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं कि H1 कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो देखो ये H1/F, और यहाँ से आप H1 कॉमन ले लो तो ये बनेगा 1/F1, प्लस कॉमन लोगे तो ये H1 है जो बच्चों वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा H2/H1F2, है ना। कॉमन लोगे तो H1 कैंसिल, तो 1 बाई इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाएगा आपका 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस H2/H1 इंटू F2, ये रिलेशन आ गया, है ना। अब इस रिलेशन के बाद अगर हम यहाँ से H2/H1 की वैल्यू निकाल लें तो हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिल जाएगी। अब वो कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए बच्चों यहाँ पे दो ट्राइंगल हमें देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले CDF1, देखो ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, CDF1 CDF1 CDF1, ये वाला ट्राइंगल। और आप AF1B को देखो, ABF1 तो CDF1 और ABF1, ये दोनों ट्राइंगल को देखो। देखो बच्चों ये वही वाली रे थी जो यहाँ से डेविएट होके गई थी, ये दूसरी रे है, लेकिन ये डॉटेड लाइन वाली तो वही रे है। तो ABF1 और CDF1 ये दोनों कैसे हैं बच्चों, ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, यानी कि ट्राइंगल CDF1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABF1, है ना बच्चों। फिर से देखो यहाँ पर ये ABF1 और ये CDF1, ये दोनों आप देखो, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है। समझ में आ रहा होगा ये होप, है ना। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा होता है बच्चों, सेम होता है। तो इसका CDF1 का परपेंडिकुलर हो गया CD बाई DF1, है ना, या फिर दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो ले लो। तो ये CD है और ABF1 का जो परपेंडिकुलर है वो बच्चों AB है, तो ऐसे ले लेते हैं। फिर इसका बेस जो है वो DF1 है, CDF1 का बेस, और ABF1 का बेस BF1 है, तो इसको ले लेते हैं भाई BF1। अब देखो CD क्या है बच्चों, CD, तो CD आपका H2 है अपॉन AB देखो बच्चों H1 के बराबर है, इक्वल्स टू DF1, तो DF1 ये वाली डिस्टेंस है DF1, D से ये F1, तो ये कितना होगा, देखो बच्चों ये टोटल डिस्टेंस F1 है, लेंस 1 से F1 तक, और ये D है, तो F1 में से D माइनस कर दो तो ये बचेगा, F1 में से D माइनस कर दो तो ये बचेगा, तो DF1 की वैल्यू हो जाएगी F1 माइनस D। आई होप क्लियर है। तो यहाँ पे वो लिख लेते हैं भाई, यहाँ पे जल्दी से कि DF1 कितना हो गया बच्चों, F1 माइनस D डिवाइड बाई BF1, तो वो तो फोकल लेंथ 1 है, तो वो तो आपका F1 हो जाएगा, तो F1 माइनस D अपॉन F1, ठीक है बच्चों। तो H2 अपॉन H की वैल्यू आ गई, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 2 से H2 अपॉन H1 की वैल्यू आप इसमें डाल दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ H2 अपॉन H1 इन इक्वेशन 1, तो फर्स्ट इक्वेशन में आप ये वैल्यूज डाल दो। तो आप ये वैल्यूज डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो भाई H2 अपॉन H1 की वैल्यू डाली, तो 1 बाई इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस H2 अपॉन H1 की वैल्यू F1 माइनस D डिवाइड बाई अपॉन F1, और H2 अपॉन H1 की वैल्यू हमने रख दी नीचे, लेकिन F2 है तो उसको F2 लिख लो। फिर बच्चों इसको सेपरेट कर लेते हैं, है ना, तो ज्यादा अच्छे से हमें
फॉर्मूला दिखाई देगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस f1 अपॉन f1 प्लस f2। तो f1 f1 कैंसिल, तो 1/f2 बचेगा और बीच में फिर माइनस d/f1 f2। तो देखो बच्चों ये रिलेशन है। तो कभी भी दो लेंसेज आपके सेपरेट हों, दो लेंसेज इस तरीके से क्या हो बच्चों, सेपरेट हो बाई डिस्टेंस d, बाई स्मॉल डिस्टेंस d, तो उनका जो इक्विवेलेंट लेंस बनेगा, उसका जो फोकल लेंथ होगा वो होगा बच्चों 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज अपॉन f1 f2। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, तो इसको आप याद रखिएगा। डेरिवेशन नहीं भी है तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप ध्यान से देखो तो आप पावर के लिए भी लिख सकते हो, इनका इक्विवेलेंट पावर भी लिख सकते हो। तो ये जो पावर है 1/f इक्विवेलेंट पावर ऑफ लेंस is equals to 1/f1 is the power of what बच्चों, this is the power of P1 फर्स्ट लेंस का पावर है ये। उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस 1/f2 is the power of second lens P2 माइनस d 1/f1 पावर ऑफ 1 फर्स्ट लेंस और 1/f2 पावर ऑफ सेकंड लेंस। तो बच्चों ये पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस का फॉर्मूला हो गया, इसे भी आप याद रख सकते हो। तो P1 प्लस P2 माइनस dP1 मल्टीप्लाइड बाई P2। तो आई होप बच्चों आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ दो लेंसेज का सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस कितना होता है, उसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और उसका इक्विवेलेंट पावर, ये दोनों चीजें डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा, है ना। अब ये देखते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, ये जो लेंस है ये कहाँ प्लेस करना चाहिए ताकि वो उसको रिप्लेस कर पाए, इन दोनों लेंस को रिप्लेस कर पाए। तो पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस भी हम तुरंत अभी निकालते हैं, इसको आप नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पेज में उसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, जब भी दो लेंस सेपरेट हैं और इक्विवेलेंट लेंस हमें रखना है तो हम इनके बीच में कहाँ इक्विवेलेंट लेंस रखेंगे, उसकी पोजीशन क्या होगी वो भी इंपॉर्टेंट होती है, कई बार पूछ लेते हैं, तो वो भी हम निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम को और एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये जो लाइन आई थी ना बच्चों h1 हाइट वाली, इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ाओ और जहाँ C है वहां पे C से ऐसे परपेंडिकुलर खींचो और वहां पे कनेक्ट कर दो इस तरीके से। तो ये हमने कनेक्शन कर दिया। अब ये C और D की वैल्यू बच्चों h2 है, ये वाली हाइट h2 है और ये तो h1 हाइट की पैरेलल आ रही थी, तो ये पूरी हाइट आपकी h1 है और ये h2 है। ये वाला पॉइंट C है, इस वाले पॉइंट को हम E मान लेते हैं और ये वाला पॉइंट जो इक्विवेलेंट लेंस पर है उसको बच्चों हम F मान लेते हैं। तो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा CEF, देखो आप ये ट्राइंगल दिख रहा होगा और ये वाला जो एंगल है बच्चों वो आपको डेल्टा दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आप जरा इसकी डिस्टेंस देखें, CE की या EC जो भी आपको बोलना है, CE या EC। तो ये क्या है बच्चों, ये हाइट h1 है और ये CD h2 है, तो ये h1 माइनस h2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं h1 माइनस h2। तो आपका जो EC है या CE है उसकी जो वैल्यू है वो h1 माइनस h2 है और ये एंगल डेल्टा नेट डेविएशन और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम बच्चों यहाँ पे 10 डेल्टा लगा सकते हैं ना, 10 डेल्टा। तो 10 डेल्टा क्या हो जाएगा, CE अपॉन EF, CE अपॉन EF। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेरिवेशन फॉर पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। डेरिवेशन फॉर पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, उसका डेरिवेशन कर रहे हैं। तो इन ट्राइंगल, देखो फिर से वापस उसी पेज पे जाते हैं, देखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, क्योंकि अब दूसरे पेज पे कर रहे हैं। तो इन ट्राइंगल CEF 10 डेल्टा कैन बी रिटन एज CF अपॉन EF। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, है ना। तो इन ट्राइंगल CEF 10 डेल्टा कैन बी रिटन एज CE अपॉन EF परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना बच्चों। और 10 डेल्टा कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज डेल्टा, क्योंकि डेल्टा इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल, क्योंकि डेविएशन ही बहुत कम है ना बच्चों, क्योंकि पैरेक्सियल रेज है, ये तो आपको पता ही है।
तो यहाँ से EF को क्या लिख सकते हैं बच्चों, EF इज इक्वल टू डेल्टा नीचे आ गया, EF उधर चला गया, तो ये हो जाएगा CE बाई डेल्टा। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो EF है यही आपकी पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस है। देखो E से F के बीच की जो दूरी है, तो E कौन सी पोजीशन है, सेकंड लेंस की पोजीशन, और ये F जो है वो कौन सी पोजीशन है बच्चों, इक्विवेलेंट लेंस की। तो इक्विवेलेंट लेंस की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लेंस 2 वो EF है, तो EF निकाल लेंगे तो लेंस 2 के रिस्पेक्ट में हमें ये पोजीशन मिल जाएगी, किसकी बच्चों, इक्विवेलेंट लेंस की, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। अब वहां पे CE अपॉन डेल्टा आया है, तो CE जो है वो H1 माइनस H2 है, वो हम लिख लेंगे। और डेल्टा की वैल्यू बच्चों यहाँ से देखो H1 अपॉन F, H1 अपॉन F ये हमने पहले निकाल के रखी है, H1 अपॉन F। तो डेल्टा की वैल्यू H1 अपॉन F पुट करो और CE की वैल्यू H1 अपॉन H2 पुट करो। तो यहाँ पे जल्दी से पुट करते हैं उसको। CE की वैल्यू है H1 माइनस H2 और डेल्टा की वैल्यू है बच्चों H1 अपॉन F इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो EF पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस विद रिस्पेक्ट टू सेकंड लेंस, तो F ऊपर चला गया और यहाँ पे H1 माइनस H2 डिवाइड बाई H1। इसको अगर सेपरेट करना चाहो तो सेपरेट कर लो, तो EF की वैल्यू आ जाएगी बच्चों फोकल लेंथ H1 अपॉन H1, तो ये 1 बचेगा माइनस H2 बाई H1। अब ध्यान से देखो ये जो H2 बाई H1 है इसकी वैल्यू भी हमने निकाली हुई है। देखो यहाँ से हम दिखाते हैं आपको, ये देखो H2 अपॉन H1 की वैल्यू क्या थी, F1 माइनस डी अपॉन F1, F1 माइनस डी अपॉन F1। तो H2 अपॉन H1 की वैल्यू पुट कर दो वहां पर, तो देखो क्या मिलेगा आपको। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं बच्चों जल्दी से, थोड़ा सा डायग्राम पीछे ना और बाकी चीजें पीछे लिखी है, इसलिए बार बार ऐसे करना पड़ता है, लेकिन आपकी कॉपी में आपने लिख लिया है तो वहीं से आप देख लो, है ना, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो H2 अपॉन H1 की क्या वैल्यू बच्चों, EF अब कितना हो जाएगा, अभी हमने निकाला 1 माइनस F1 माइनस डी, F1 माइनस डी डिवाइड बाई बच्चों कितना था, H2 माइनस H1। एक बार और देख लेते हैं, F1 माइनस डी अपॉन F1। तो यहाँ पे F1 माइनस डी अपॉन F1 कर दो, तो ये हमने कर दिया। अब देखो बच्चों एलसीएम ले लो, तो EF की वैल्यू क्या आ जाएगी, F, ये F1 इधर आएगा तो F1 माइनस F1 और माइनस माइनस प्लस डी डिवाइड बाई F1, तो ये F1 और F1 कैंसल। तो फाइनली जो पोजीशन है इक्विवेलेंट लेंस की फ्रॉम सेकंड लेंस, वो पोजीशन कितनी आ जाएगी बच्चों, EF FD अपॉन F1, तो FD अपॉन F1। तो याद रखिएगा कि ये जो F है ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ है जो पहले निकाल चुके हैं हम वो फॉर्मूले से, और D इज द सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज, और F1 इज द फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, ये याद रखेंगे। तो ये आपने पोजीशन भी निकाल दी, लेकिन ये पोजीशन कहाँ से बच्चों, सेकंड लेंस से इक्विवेलेंट लेंस की है। देखो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम में, तो ये सेकंड लेंस से EF है ना, सेकंड लेंस से इक्विवेलेंट लेंस की पोजीशन है, तो इसकी पोजीशन हमेशा सेकंड लेंस से निकाली गई है, वो जब आप फॉर्मूला लगाएं तो इस बात को याद रखें। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं जो बच्चों आपको फॉर्मूले के साथ याद होना चाहिए। पहली बात तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे आ रहा है, रेस पैरेक्सियल होना चाहिए, मतलब डेल्टा इक्वल्स टू H बाई F, जितने भी लेंस का कॉम्बिनेशन आप कर रहे हो D डिस्टेंस में उन सब के लिए वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लेंस के लिए वैलिड है दूसरे के लिए नहीं वैलिड है, तब आप ये नहीं लगा पाओगे फॉर्मूला, है ना। तो ये इसके फॉर्मूले की लिमिटेशंस है। उसके बाद आप ध्यान से देखें तो जो ये X है, मतलब जो D है, D डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज, ये हमेशा फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ से कम होना चाहिए। देखो तभी मैंने आपको ये बताया था, नहीं तो ये F1 माइनस डी नहीं आएगा और ये रिलेशन नहीं बनेगा। और पोजीशन जो है आपकी इक्विवेलेंट लेंस की वो हमेशा सेकंड लेंस से ली जाती है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे जब ये फॉर्मूला लगा रहे होगे आप। तो इन सारे पॉइंट्स को पॉइंट वाइज यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि इस फॉर्मूले को लगाते समय इन बातों का ध्यान देना है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जल्दी से, जो अभी हमने बताया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला पॉइंट, दिस फॉर्मूला इज ओनली valid
when object is at infinity, that is rays are parallel to principal axis. Rays are parallel to principal axis, है ना बच्चों, तभी ये वैलिड होगा। सेकंड, rays are paraxial। रेज बच्चों कैसी होनी चाहिए, पैरेक्सियल होनी चाहिए। दैट इज, उसका क्या मतलब है कि डेल्टा इज इक्वल टू एच बाई एफ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द लेंसेज। सभी लेंसेज के लिए डेल्टा एच बाई एफ होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए, तभी काम बनेगा, तभी फॉर्मूले लगा पाओगे आप। ऑल द लेंसेज, है ना बच्चों। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा आपको। फिर थर्ड पॉइंट कि जो डी है, डी मस्ट बी लेस देन F1, तो F1 से D हमेशा छोटा होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं बनेगा। फिर फोर्थ, पोजीशन ऑफ कंबाइंड लेंस, पोजीशन ऑफ कंबाइंड, या फिर इसी को हम बोले इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस is taken from सेकंड लेंस। तो हमेशा याद रखें जो इक्विवेलेंट लेंस है उसकी पोजीशन जो हमने निकाली EF FD अपॉन F1, ये हमेशा सेकंड लेंस से ली जाएगी, है ना। तो ये चार फॉर्मूला इससे इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूलेज बच्चों, डेरिवेशन नहीं तो फॉर्मूले तो याद रखना ही है आपको, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। और बाकी अगर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है फिर तो आप सॉल्व करने का तरीका जानते हो, हम ऐसे क्वेश्चंस बहुत सॉल्व पहले भी कर चुके हैं। जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आता है बच्चों तो इसको आप नोट कर लो, फिर मैं पीछे बताता हूँ आपको। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के सवाल, अगर ये कोई भी जो पॉइंट्स है वो वैलिड नहीं है तो आप ऐसा नहीं है कि जानते नहीं हो, फिर इसका ऑब्जेक्ट इसके लिए इमेज होगा। किसी भी कंडीशन को, ये कितने दूर हो, फोकल लेंथ कहीं भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं, इसका ऑब्जेक्ट इसका। ऐसे कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आप बहुत कर चुके हो, पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे का, पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, दूसरे की इमेज तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट, और उसको सॉल्व करते जाओ। और ऐसा ही करना चाहिए जब भी क्वेश्चन आए। लेकिन कभी कभी इसको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस पे, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, डेरिवेशन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला याद है तो बहुत आसानी से वो टाइम बचा लेगा आपका, इसलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और बच्चों फॉर्मूले के साथ वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो आई होप आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस क्लियर होगा, समझ में आया होगा।